Hello, my dear UPSC aspirants. I welcome you to the editorial analysis series where we discuss important editorials from multiple newspapers. So, I try to explain them in simple manner and also do some value addition from my side. Today, I went through the editorials of both The Hindu and Indian Express. However, वो topics ना मुझे इतने अच्छे नहीं लगे. So, I picked up some different topics from different newspapers like The New Indian Express, then Hindustan Times, etc. इट्स नॉट एन इशू। आई डोंट वांट कि आप ये न्यूज़पेपर्स पढ़ें, ठीक है। आई जस्ट वांट कि आप ये एडिटोरियल एनालिसिस के थ्रू ही आपको वो टॉपिक समझ आ जाएंगे। तो बेसिकली द पर्पज इज कि जो टॉपिक्स एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट है वो आपको करने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। योर मेंटोर इज हेयर टू रीड देम एंड ब्रिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मोस्टली हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से ही करते हैं, बट समटाइम्स अगर मुझे कहीं और अच्छे टॉपिक्स मिल जाते हैं तो मैं वहां से लेकर आती हूँ। I try to discuss them in UPSC question answer format so that you also get some questions for answer writing practice. I would be really happy अगर आप इसको YouTube चैनल के comment section में अपने answers भेजेंगे या फिर Telegram चैनल पे, and I would review them as well. Okay, so let's start. Yes. So today we have several editorials on topics. One is climate change, which is shaping India's monsoon and what can be the impacts of this on the agriculture sector. Then we have another editorial where there is a demand that engineering courses should be in different languages and not only in English. क्योंकि वो फिर इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, और अगर इस तरह के कोर्सेज सिर्फ इंग्लिश में हो रहे हैं देन इट बिकम्स अ बैरियर for students from other regions. Then we have a very important editorial on Ahilya Bai Holkar. Okay, उनकी लीडरशिप की बात चल रही है, which can be an important topic in GS1 and GS4 पेपर 4. क्लाइमेट चेंज का टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर जीएस पेपर 3 एज इट इज अ टॉपिक ऑफ एनवायरमेंट। अदरवाइज ऑल्सो आप इसको यूज कर सकते हैं इन योर एसे, एथिक्स, एक्सेट्रा। देन use of language engineering, in engineering use of different languages, that again aligns with your society part and gs paper 1. So, in this editorial, we will be discussing about the recent context with respect to climate change, the recent data. What are the causes of climate change? Obviously, global warming is one of the reasons. What are its impacts? What can be the way forward? And the national and international initiatives in this direction. So, the question is, climate change is visibly shaping India's monsoon cloud patterns. ठीक है, तो इंडिया में मॉनसून किस तरह से होगा, बारिश किस तरह से होगी, डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है उसी हिसाब से आपकी ला नीनो, एल नीनो साइकिल्स बनती है, और इस सब का इंडियन मॉनसून से रिलेशनशिप है, जिसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हो रहा है हमारी एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पे। क्यों इम्प्लीकेशन हो रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारा एग्रीकल्चर है वो रेन फेड है मोस्टली। इरिगेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो ही जो क्रॉप्स हैं वो ज्यादा ग्रो करेंगे और हम एक फूड सिक्योर कंट्री बन पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो क्रॉप्स अच्छे ग्रो नहीं होंगे, एंड देन अगेन इट कैन बी अ सिचुएशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। तो इसके क्या कॉजेज हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं और क्या वे फॉरवर्ड हम सजेस्ट कर सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक रीसेंट रिसर्च हुई इंडियन और इजरायली साइंटिस्ट ने मिलकर, जो कि पब्लिश की गई इन साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट। ओके, तो इस तरह की आप रिसर्च वगैरह यू कैन कोट इन योर आंसर्स, ठीक है। जब भी आप स्टार्ट करते हैं कुछ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, इस तरह की कुछ डिफरेंट रिपोर्ट्स आप लिखेंगे तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर के माइंडसेट पे। ये बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ऑल्टर कर रहा है मॉनसून पैटर्न्स को, और जिसके सीरियस रैमिफिकेशंस है एग्रीकल्चर पे, फूड सिक्योरिटी पे और क्लाइमेट रेजिलियंस पे। नाउ वी नीड टू डिस्कस कि कॉजेज क्या क्या है क्लाइमेट चेंज के। तो सबसे पहले ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज की जो टेम्परेचर हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं विच इज इम्पैक्टिंग द मॉनसून। ट्रोपोपोज की जो हाइट है इट हैज इंक्रीज बाय 480 मीटर्स, जो कि अगेन एटमॉस्फेरिक एक्सपेंशन को इम्पैक्ट कर रहा है। देन क्लाउड टाइप्स, जो लो लेवल क्लाउड्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंसिस्टेंट रेनफॉल के लिए, वो डिक्रीज हो गए बाय 8% पर डिकेड, सो दैट इज अगेन इम्पैक्टिंग द मॉनसून पैटर्न। हाई लेवल क्लाउड जो कि हीट ट्रैप करते हैं और इरेटिक रेन लाते हैं, उनका नंबर इनफैक्ट इंक्रीज हो गया है। तो बेसिकली जिन क्लाउड से रेनफॉल होती है उनका तो कम हो गया है, और जिनसे इरेटिक रेन्स होती है उनका नंबर बढ़ गया है। क्लाउडी डेज में चेंज हो गया है। क्लाउडी डेज ड्यूरिंग द मॉनसून जो है वो 13% पर डिकेड से बढ़ गए हैं, लेकिन सारे रेन बियरिंग क्लाउड्स नहीं है, विच इज अगेन लीडिंग टू लो रेनफॉल। ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया, एल नीनो, ला नीना, एनसो सिस्टम और ग्लोबल वार्मिंग इंडेक्स, इन सब का रिलेशनशिप है क्लाइमेट मॉनसून से, और जो कि अभी इंडिया के लिए पॉजिटिव फेज में नहीं चल रहा है। अगर हम एग्रीकल्चर पे इसके इम्पैक्ट्स की बात करें तो अगर रेनफॉल इनकंसिस्टेंट होगी तो इससे सोइंग साइकिल, क्रॉप यील्ड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज सब कुछ इम्पैक्ट हो सकता है।
एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं ड्यू टू हाई क्लाउड फॉर्मेशन, अगेन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक इट कैन बी ड्रॉट एक्सेट्रा। क्लाइमेट सेंसिटिव क्रॉप्स जैसे कि पैडी पल्सेस, जिनको पैडी पल्सेस, ठीक है, पैडी वगैरह को ज्यादा बारिश की जरूरत होती है तो वो, फिर मिलेट्स को ज्यादा बारिश की जरूरत नहीं होती लेकिन अर्ली ऑनसेट ऑफ मॉनसून हो गया तो उससे वो चीजें उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। फूड इनसिक्योरिटी हो सकता है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो सकता है। वे फॉरवर्ड क्या है, तो जैसे कि स्वामीनाथन कमिटी रिकमेंडेशंस में बोला गया है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज आप लेकर आइए। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमें खुद भी अपनी स्ट्रैटेजीज अडेप्ट करनी पड़ेंगी। रेनफॉल इंश्योरेंस होना चाहिए, सॉइल मॉइस्चर मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर प्रॉपर फोरकास्टिंग होगी कि कितनी बारिश होने वाली है, क्या होने वाला है, तो उसी हिसाब से जो फार्मर्स हैं वो भी अपना क्रॉप्स वगैरह सो करेंगे। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूज किया जाता है इसराइल नीदरलैंड्स में। एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग कर सकते हैं, मतलब जहां का क्लाइमेट जैसा है उस हिसाब से आप वहां पर क्रॉप्स ग्रो कीजिए, तो वो एक बेटर सिचुएशन रहेगी। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ताकि ऑर्गेनिक कार्बन बिल्ड हो सके। अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई ऑलरेडी इनिशिएटिव नहीं ले रही है, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट कर रहे हैं, एफएओ की क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, देन इंडिया के अपडेटेड एनडीसीज हैं। तो अल्टीमेटली द कंक्लूजन कैन बी, जैसे जैसे 2025 का मॉनसून अप्रोच हो रहा है इंडिया को अर्जेंटली एक्ट करने की जरूरत है। जो भी आपको क्लाइमेट रेजिलिएंट स्टेप्स लेने हैं आप उनको लीजिए ताकि आपकी कंट्री फूड सिक्योर रह सके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज द नीड फॉर मदर टंग इन द इंजीनियरिंग कोर्सेज। दिस एडिटोरियल हैज बीन रिटन बाय आईआईटी प्रोफेसर्स, ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात हो रही है कि जो लैंग्वेज है वो एक तो बैरियर की तरह काम करता है एजुकेशन में। इंडिया के जो इंजीनियरिंग क्लासरूम्स हैं, सिर्फ टेक्निकल कंटेंट एक चैलेंज नहीं है, चैलेंज ये भी है कि उनकी मदर टंग में नहीं है, तो उनको और ज्यादा समझने में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है। इंडिया के पास ऑफिशियली अगर हम देखें तो 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं और 1369 रिकॉर्डेड मदर टंग्स हैं, लेकिन आप सिखा सिर्फ इंग्लिश में रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो कि रूरल सेमी अर्बन बैकग्राउंड से, जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी उनका पोटेंशियल जो है वो ब्लॉक करती है, क्योंकि हो सकता है दे माइट बी टैलेंटेड, ओके, दे आर इंटेलिजेंट, बट बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट इन इंग्लिश लैंग्वेज वो पीछे रह जाते हैं, कंटेंट को पूरी तरह से ग्रास्प नहीं कर पा रहे हैं। पोटेंशियल हिडन बिहाइंड अ वॉल ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स इन जार्गन, ओके, तो उन्हें क्योंकि समझ नहीं आ रहा है इसलिए उनका पोटेंशियल जो है वो छुपा हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, डिफिकल्टी हो जाती है सब्जेक्ट को मास्टर करने में। इवन अगर उनमें हो सकता है वो एनालिटिकल स्किल हो, अगर उनको वो चीज मराठी उड़ीसी उसमें पढ़ा दी जाए तो उनको समझ आ जाएगा उड़िया में, बट क्योंकि दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज, उनका पोटेंशियल, वो जो इनोवेट कर सकते थे वो हम बाहर निकल के नहीं आ पा रहे। ऑल्दो अगर इसमें हम एनईपी का रोल देखें, दैट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो वो तो फोकस कर रही है कि मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शन पे, वो एम्फेसाइज करते हैं कि स्टूडेंट्स को आप मदर टंग में पढ़ाएं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी हमारे पास उतना कंटेंट भी डेवलप नहीं है रीजनल लैंग्वेजेस का, तो पढ़ाएं कैसे, उतनी हमारे पास जो डिफरेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है वहां पर फैकल्टी नहीं है उस लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरीवन इज नोइंग कन्नड़ा और मराठी एक्सेट्रा, सो दैट इज एन इशू। रिसर्च, अगर हम रिसर्च की भी बात करें तो रिसर्च इज ऑल्सो सेइंग कि अगर कोई इंसान अपनी मदर टंग में पढ़ता है तो वो ज्यादा अच्छा कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सभी चाहते हैं कि एडिटोरियल्स इंग्लिश में हो, वाई इट शुड बी इन इंग्लिश, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू स्पीक हिंदी, तो आपको अच्छा लगता है, आपको ज्यादा समझ आता है अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही किया जाता है। तो स्टडी शोज कि स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छा सीख पाते हैं इफ दे लर्न इन देयर मदर टंग। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे भी देखा होगा, आप ट्रेन में बैठे हैं, अगर आपको कोई आपकी मदर टंग वाला बोलने वाला मिल गया तो आप उससे उसी में कॉन्वर्सेशन प्रेफर करते हैं, आप इंग्लिश में तो नहीं बात करने लगते, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन हो जाता है। स्टूडेंट्स जिनको नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आसानी से वो ग्रास्प कर लेते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है उनको थ्राइव करने की। पैराडॉक्स क्या है कि जो स्कूल लेवल पे तो रीजनल लैंग्वेजेस प्रमोट करी जा रही है, लेकिन हायर लेवल पे उतना ज्यादा, फॉर एग्जांपल वी हैव वेस्ट बंगाल बोर्ड, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स है, मराठी बोर्ड है, वहां पर फिर भी रीजनल लैंग्वेजेस का काम हो जाता है। लेकिन जब हायर लेवल पे आते हैं तो फिर बच्चों को इंग्लिश की तरफ ही शिफ्ट करना होता है ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी ऑफ दैट टाइप ऑफ कंटेंट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी एक्सेट्रा। तो इसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अदरवाइज तो कॉम्पिटेंट है उस सब्जेक्ट में, बट क्योंकि उन्हें वो इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो वो उसे नहीं कर पाते। अब इंग्लिश जो है वो एक पासपोर्ट होना चाहिए, एक बैरियर तो नहीं होना चाहिए। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी कि ठीक है अगर किसी को बाहर पढ़ने जाना है एक्सेट्रा तो उसके लिए ठीक है एक नॉर्मल लैंग्वेज ऑफ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ नेसेसिटी कि आपको कुछ भी पढ़ना है तो आपको इंग्लिश की बुक्स ही चाहिए पढ़ेंगी। ग्लोबल एक्सेस के लिए होना चाहिए, ओके, लैक ऑफ इंग्लिश एक ऑब्स्टेकल नहीं बनना चाहिए किसी के लिए भी। आईआईटी जोधपुर का इसमें यहाँ पर एक केस स्टडी है, आईआईटी जोधपुर की लैंग्वेज इंक्लूजन इनिशिएटिव।
उधर पे बोला गया है कि स्टूडेंट्स खुद से अलाउ कर सकते हैं कि उन्हें कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए, हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट ईयर में। 80% ऑफ स्टूडेंट्स इन इट्स हिंदी मीडियम बेल्ट चोज हिंदी, शोइंग मैसिव डिमांड। तो जो उसके 80% स्टूडेंट थे उन्होंने हिंदी ही चूज किया, तो वो दिखा रहा है कि स्टूडेंट्स तो चाहते हैं कि वो अपनी मदर टंग में पढ़े। इससे क्या हुआ, बेटर ट्रांजिशन हुआ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, स्टूडेंट्स को आसानी हुई कॉन्सेप्ट वगैरह समझने में, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का पोटेंशियल जो है वो हम रीप कर पाए। सक्सेस स्टोरीज और भी है, जैसे कि कनक खंडेलवाल हु इज अ बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। शी इज सेइंग कि वी कैन आस्क मोर क्वेश्चंस इजीली इन हिंदी। ये सब आईआईटी जोधपुर का केस स्टडी है। ओके, इनका हायर चांसेस है स्कोरिंग टॉप ग्रेड्स, जो कि अर्लियर इनएक्सेसिबल था। इंडिया का जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो एक असेट होना चाहिए, ठीक है, ना कि एक हर्डल जिसकी वजह से हम एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कंट्री बन पाए। ऑलरेडी हमारे इंजीनियर, चाहे वो सुंदर पिचाई हो गए, सत्या नडेला हो गए, ग्लोबली compete कर रहे हैं। अगर हम अपना ये हिडन पोटेंशियल भी इसको यूटिलाइज कर पाए, देन सिचुएशन वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। लैंग्वेज जो है वो ब्रिज का काम करना चाहिए फॉर नेशन बिल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन लैंग्वेजेस यूज करेंगे तो इंक्रीज इंक्लूजन होगा, ड्रॉप आउट रेट्स कम होंगे, डाइवर्सिटी आएगी। लाइक अभी तो वो, लाइक द पर्टिकुलर स्टूडेंट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज और हर आइडियाज ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, लेकिन अगर वो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा तो वो अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा डाइवर्स डाइवर्स ओपिनियंस पता चलेंगे। लैंग्वेज ऑब्वियसली एक ब्रिज की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि एज अ बाउंड्री, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज हैं, एनईपी है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है और मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने की नीड है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल विच इज ऑन अहिल्या बाई होलकर। तो यहाँ पर पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, दिस इज फ्रॉम न्यू इंडियन एक्सप्रेस। ओके, तो बेसिकली क्या है, अभी रिसेंटली एक बुक आई थी आर बाला सुब्रमण्यम की, ओके, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसमें बेसिकली मोदी जी ने बात की थी विमेन लेड एम्पावरमेंट की, विमेन लेड डेवलपमेंट की, एंड वेयर ही टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ अहिल्या बाई होलकर इन गवर्नेंस। सो दैट इज व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट हर पर्सनालिटी की विमेन लेड डेवलपमेंट के क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं और उन्होंने क्या क्या किया। और साथ में ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि द नेशन इज सेलिब्रेटिंग द 300 एनिवर्सरी ऑफ अहिल्या बाई होलकर। तो अभी रिसेंटली हम इनकी 300 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। सो दैट इज वाई, और ये चीज आई थिंक आई हैव रिपीटेड दिस मल्टीपल टाइम्स। किसी भी चीज को अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, 300 साल हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो स्टूडेंट्स इस साल मेंस लिख रहे हैं उनके लिए मुझे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। देयर माइट बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, सो लेट अस अंडरस्टैंड इट। तो अहिल्या बाई होलकर का जो रूल है वो टाइमलेस लेसन्स देता है, कंपैशनेट, इंक्लूसिव और एफिशिएंट गवर्नेंस। ये आपका टॉपिक ओवरलैप कर रहा है, गवर्नेंस के साथ भी कर रहा है, एथिक्स के साथ भी कर रहा है, जीएस पेपर 1 में भी आ सकता है। डिस्कस इन लाइट ऑफ अर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू पब्लिक सर्विस। सो इन एन एरा, दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि उस टाइम पर अहिल्या बाई होलकर के टाइम पर जहां पर मोनार्की थी, पेट्रियार्की थी, उन्होंने पेट्रियार्कल नॉर्म्स को तोड़ा एंड शी रूल्ड एज बीइंग अ वुमेन। तो अहिल्या बाई होलकर जो कि 18th सेंचुरी रूलर थी, बेसिकली ये मालवा, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, इंदौर में होलकर रूल करते थे, वहां पर इन्होंने रोल किया था। एक विजनरी लीडरशिप दिखाई जो कि इंक्लूसिव थी, जस्टिस बाउंड थी, वेलफेयर था। एंड करेंटली हम ये इसलिए पढ़ रहे क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग द 300 एनिवर्सरी। अगर हम इनके गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस की बात करें तो शी रूल्ड एज अ विडोड क्वीन। ओके, ऑब्वियसली उनके हस्बैंड की डेथ हो गई एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड रूलिंग। तो इनकी जो लीडरशिप थी वो काफी ज्यादा इंक्लूसिव थी, डिफरेंट सेक्शंस को इन्वॉल्व करती थी, और विमेन लेड डेवलपमेंट था इनका, जो कि सिग्निफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, एम्पैथी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी एक्सेट्रा। इन्होंने काफी ज्यादा इकोनॉमिक प्रूडेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी ज्यादा फोकस दिया, जैसे कि इनके टाइम पे जो मालवा की इकोनॉमी है वो मोर देन 4% एनुअली ग्रो की। इन्होंने टेम्पल्स, रोड्स, टैंक्स, इस सब पर काम किया, आर्टिशन वेलफेयर पे काम किया। आर्टिसंस को प्रमोट करने के लिए इन्होंने सेपरेट कॉलोनी भी बनाई इन अंबाद, महाराष्ट्र। मालवा वाला जो रीजन है वो थोड़ा पास है वहां महाराष्ट्र के, ओके, तो वहां पर इन्होंने ये बनाया। फिर हैंड इन हैंड कोलैबोरेशन बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, आर्टिशंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इस सब पे इन्होंने फोकस किया। सोशल जस्टिस और एथिकल गवर्नेंस पे भी इनका काफी ज्यादा अटेंशन था, जैसे कि इन्होंने सती को स्टॉप किया आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। फिर मार्जिनलाइज सेक्शंस को ये प्रोटेक्ट करती थी।
एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट हो भील्स के साथ, जिनको अनटचेबल्स बोला जाता था पहले के टाइम पे, तो ये एंश्योर करती थी कि इनके जो इनके इनके रूल के अंडर इक्वालिटी हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, जस्टिस हो, टैक्स डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड टू फार्मर्स। स्पिरिचुअल भी काफी ज्यादा ये स्पिरिचुअली अलाइन थी, ठीक है। महेश्वर नाम की एक सिटी इन्होंने बिल्ड की थी। टेम्पल्स इन्होंने बिल्ड किए इंक्लूडिंग काशी, रामेश्वरम, द्वारका, पैन इंडिया टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जो कि कल्चरल यूनिटी दिखा रहा है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में जैसे कि इट इज की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, वेलफेयर होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। तो उसके लिए इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनके रूल की। अहिल्या बाई का जो 9/11 एक्ट है, जो कि एक अर्ली वेलफेयर स्कीम थी, इट रेजोनेट्स विद टुडेज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म। तो इनका जो मॉडल था वो ड्यूटी बाउंड लीडरशिप, फिस्कल प्रूडेंस, इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन का था, जो कि आज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर गुड गवर्नेंस। So, this was all about today's editorial analysis. I hope you liked this breakdown. Thank you for watching this video.